अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर विकी उसे क्यों अपने साथ लकड़ी बाजार ले जाना चाहता था। अनिका ने जब ये सवाल विकी से पूछा तो विकी ने कहा, देखो अनिका, अब हम इस केस में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। हमारे सामने कुसुम का गुनहगार भी आ चुका है, इसलिए अब हमें सोच समझकर काम लेना होगा। और मैं तुम्हें कुसुम के घर साथ में चलने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ बहुत सी औरतें हैं जिनसे मैं बात नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उनसे बात करता हूँ तो मुझे सही से जवाब नहीं देती। तुम एक औरत हो, तुम उनको अपने इमोशन समझा सकती हो, और जब तुम उनको अपनी बात में समझाओगी तो हो सकता है कि वो भी समझ जाएं और वो कुछ ऐसा हमें बता दें जिसके कारण हमें और कुछ पता चले। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। विकी की बात सुनने के बाद अनिका सोच में पड़ गई और वो यही सोचने लगे कि वो रोहित को इस बात के लिए कैसे मनाए, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो इस बार बाहर गई तो फिर उसे 1 घंटे के लिए नहीं बल्कि ज्यादा वक्त के लिए बाहर जाना होगा और फिर से उसे रोहित से झूठ बोलना होगा। और अनिका इस वक्त कहीं ना कहीं ये नहीं चाहती थी। उसके मन में यही चल रहा था कि उसने रोहित पर शक करके पहले ही बहुत बड़ी गलती कर दी थी और अभी इस तरह से झूठ बोलकर बाहर जाना अनिका के लिए ठीक नहीं होगा। अनिका यही सब सोच रही थी कि विकी ने फोन के उस पार से कहा, देखो अनिका, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए ये सब आसान नहीं है, और तो और तुम अभी रोहित से और झूठ बोलकर बाहर नहीं जाना चाहती, मगर तुम एक बात मुझे बताओ कि हम इस केस में जितना आगे बढ़ चुके हैं क्या हमें इस तरह रुकना चाहिए। और तुम एक बात जान लो अनिका, सागर सान्याल इतना बड़ा आदमी है कि एक सीसीटीवी फुटेज की मदद से हम कोर्ट में उसे गुनहगार साबित नहीं कर सकते, क्योंकि हम जैसे ही कोर्ट में ये कहेंगे कि उसी सीसीटीवी फुटेज में सागर सान्याल दिखाई दे रहा है तो सागर सान्याल का वकील कई सारे दावे करने लगेगा और वो झूठे गवाहों को लाकर खड़ा कर देगा और एक नई कहानी को बना देगा। तो इसीलिए हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी होगी। इतना कहने के बाद विकी ने आगे कहना शुरू किया, मैं तुम्हें अपने साथ चलने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछली बार जब मैं कुसुम के घर पर गया था तो उसके घर के सामने जो उसकी पड़ोसी थी उसने मुझसे ठीक से बात तक नहीं की थी। इसलिए मैं यही चाहता हूँ कि जब तुम मेरे साथ जाओ तो हो सकता है वो तुम्हारी बात समझ जाए और उसे लगे कि कुसुम को इंसाफ मिलना कितना जरूरी है। इसलिए तुम्हें जाकर कुसुम के घर के आस पड़ोस में पूछताछ करनी होगी और तुम्हें ये पता लगाना होगा कि आखिर उनके पड़ोसियों को और क्या पता है। तब हमें जाकर ये पता चलेगा कि सागर सान्याल उस रात वहाँ क्यों गया था, आखिर उसकी क्या मजबूरी रही थी। जैसे ही विकी ने मजबूरी शब्द अपने मुंह से निकाला, अनिका ने चिढ़ते हुए विकी को कहा, तुम मजबूरी क्यों कह रहे हो? तुम्हें पता है सागर सान्याल किस तरह का इंसान है? उसने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी, और वो भी किस तरह की लड़की। खुद सोचो, वो कितना घटिया आदमी है कि उसने उसकी माँ के सामने ही उसकी बेटी का बलात्कार किया, और अभी भी तुम ये कह रहे हो कि सागर सान्याल ने ये सब कुछ मजबूरी में किया होगा। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? अनिका की नाराजगी देखकर विकी समझ गया कि अनिका कुसुम के लिए बहुत ज्यादा बुरा फील कर रही थी, मगर इस वक्त विकी ये भी जानता था कि उसने मजबूरी शब्द का इस्तेमाल क्यों किया था। उसने अपनी बात समझाते हुए अनिका से कहा, देखो अनिका, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ रहा हूँ, मगर तुमसे मेरा बस एक ही सवाल है, तुम मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दो, उसके बाद मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। इतना कहने के बाद विकी कुछ देर शांत हुआ और फिर उसने अपना सवाल पूछते हुए कहा, तुम ये मानती हो ना कि सागर सान्याल कितना बड़ा और रईस आदमी है? वो अगर शराब भी पीता है तो हाई ब्रांड का, और तो और वो होटल पैराडाइज में भी रहता है, वो भी सबसे महंगे वाले कमरे में। वो ऐशो आराम की जिंदगी जीता है, अपने पीछे लाखों वो ऐसे ही उड़ा देता है। तो क्या वो किसी लड़की को खरीद नहीं सकता, या क्या किसी लड़की को वो अपने पास नहीं बुला सकता? अरे सागर सान्याल के पास तो इतना पैसा है कि वो हर रात एक नई लड़की को अपने पास बुला सकता है। वो पैसों से क्या कुछ नहीं कर सकता? ऐसे में उसने उस लड़की की जिंदगी बर्बाद की जो गरीब थी, जो लाचार थी। आखिर क्यों? सबसे बड़ा सवाल ये है, और मुझे इसी का जवाब जानना है कि आखिर सागर सान्याल ने ऐसा क्यों किया? क्या उसने ये सब नशे में किया या फिर जानबूझकर? विकी की बात सुनकर अनिका भी सहमत थी। उसने विकी की बात पर हामी भरते हुए कहा, हाँ विकी, शुरू में जब तुमने सागर सान्याल के लिए मजबूरी शब्द यूज किया था तो मुझे गुस्सा आया था और मुझे ये गलत लगा था, मगर अब जब मैंने तुम्हारा सवाल सुना तो मुझे भी यही लग रहा है कि आखिर सागर सान्याल जैसा इंसान ऐसे कैसे कर सकता है। और अब मैं भी पीछे नहीं हटने वाली। तुमने सही कहा, इस केस में हम इतने आगे तक आ चुके हैं कि अब हम यहाँ से पीछे नहीं हट सकते। तो मुझे बता दो कि लकड़ी बाजार कब जाना है, तो मैं उसी तरह से आ जाऊंगी। इतना कहने के बाद अनिका शांत हो गई। उसने मन ही मन एकदम निश्चय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो कुसुम को इंसाफ दिलाकर रहेगी, और अगर उसे रोहित से एक बार नहीं बार बार झूठ बोलना पड़े तो वो बोलेगी, क्योंकि अनिका जानती थी कि वो सही थी और कहीं ना कहीं एक वक्त के बाद रोहित को अनिका सब कुछ सच बता देने वाली थी, या यूं कहें कि रोहित ही नहीं बल्कि सबको सच पता चल जाने वाला था। और अनिका को यही लग रहा था कि जब सबको सच पता चलेगा तो सभी को खुशी होगी, कोई भी उस पर गुस्सा नहीं करेगा। इस कारण से अनिका अब कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी और अब वो विकी के साथ कुसुम के घर जाने के लिए तैयार हो गई थी। विकी ने अनिका से फोन पर कहा, देखो अनिका, हमारे पास वक्त की बहुत कमी है, इसलिए अगर तुम 1 घंटे में आ सकती हो तो हम 5 बजे यहाँ से निकल जाएंगे, और शाम का वक्त है तो हमें बहुत सारे लोग घर पर ही मिलेंगे, तो हम आसानी से उनसे पूछताछ कर सकते हैं। उसके बाद फिर तुम वापस होटल जाना, तुम्हें ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा, मगर हाँ 3 से 4 घंटे का वक्त तुम्हें लेकर आना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि पूछताछ में हमें देरी हो तो फिर तुम्हें जल्दबाजी में होटल आना पड़े। इसलिए अगर तुम 3-4 घंटे का वक्त लेकर आओगी तो फिर ये हमारे लिए सही होगा। तुम रोहित को और बच्चों को ये कह देना कि तुम 8 या 9 बजे तक वापस होटल लौट आओगी, और अगर तुम्हें अकेले आने में ठीक नहीं लगेगा तो फिर मैं तुम्हें होटल तक छोड़ने आ जाऊंगा, या फिर जैसा तुम्हें ठीक लगे। बस मैं यही चाहता हूँ कि आज हम लोग कुसुम के पड़ोसियों से पूछताछ कर लें और ये पता कर लें कि आखिर उनको और क्या क्या पता है। विकी ने जब अनिका को समय के बारे में बताया तो उसके चेहरे पर हैरानी साफ साफ झलकने लगी। उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। अनिका अब यही सोचने लगी कि शाम के इस वक्त वो बाहर जाए तो जाए कैसे, और तो और जब वो रात को 8 से 9 बजे तक लौट कर आएगी तो फिर रोहित क्या उसे ऐसे ही आने दे देगा? क्या वो उसे कोई सवाल नहीं पूछेगा? और क्या बच्चे भी अनिका से कोई सवाल नहीं पूछेंगे? अनिका इस वक्त कंफ्यूजन में थी, मगर अब उसने विकी को हाँ कह दिया था। उसे ना कहने में भी ठीक नहीं लग रहा था, मगर अनिका जानती थी कि उसे कुछ तो तिगड़म लगाना होगा।
इतने में उसने देखा कि शाम के 4:30 बज चुके हैं, मगर अभी तक रोहित वापस लौटकर नहीं आया है। ये देख अनिका के दिमाग में अचानक से एक आइडिया आया। उसके चेहरे पर अचानक से एक चमक आ गई। उसने फोन पर विकी से आत्मविश्वास के साथ कहा, ठीक है विकी, मैं तुम्हें 5 बजे मिलती हूँ, तुम आ जाना और प्लीज जल्दी करना ताकि मुझे वापस आने में देरी ना हो। तुम समझ रहे हो ना? ये सुनने के बाद विकी ने अनिका की तारीफ करते हुए कहा, गुड अनिका, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी एंड थैंक्स मेरी बात मानने के लिए। तुम जल्दी आओ, मैं तुम्हें 5 बजे उसी जगह पर मिलूंगा जहाँ पर आज मैंने तुम्हें ऑटो में बैठाया था। वहीं से हम कुसुम के घर चलेंगे। इतना कहने के बाद विकी ने फोन काट दिया। फोन काटने के बाद अनिका ने तुरंत ही आसपास देखा। वो दौड़कर लिविंग रूम में आई और उसने मेन गेट की तरफ देखा। वो अभी भी बंद था और रोहित अभी तक नहीं आया था। इसके बाद अनिका ने घड़ी की तरफ देखा। घड़ी में 4:30 बज रहे थे। इसी के साथ वो बच्चों के रूम की तरफ जाने लगी। इधर कमरे में तीनों बच्चे इस वक्त कुछ अलग ही प्लानिंग में लगे हुए थे। वो तीनों एक साथ बैठे हुए थे और कुछ बातें कर रहे थे। इतने में अचानक से दरवाजा खुला और अनिका अंदर आई। अनिका को देख तीनों बच्चे हैरानी से खड़े हो गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अनिका उनके कमरे में इस तरह से अचानक आ जाएगी। तभी अनिका ने तीनों बच्चों के चेहरे पर हैरानी के भाव देखे। वो तीनों बच्चों के पास आई और उसने तीनों बच्चों को देखकर पूछा, क्या हुआ बच्चों, तुम लोग इस तरह से हैरान क्यों हो गए? आखिर तुम लोग कर क्या रहे थे? तभी तीनों बच्चों ने अपनी अपनी तरफ से कहना शुरू किया। सबसे पहले रिया ने अनिका की तरफ देखकर कहा, कुछ नहीं मामा, हम लोग तो बस ऐसे ही कुछ प्लानिंग कर रहे थे। तभी अलेक्जेंडर ने कहा, हाँ मामा, हम गेम खेल खेल कर बोर हो गए थे, तो वही हम सोच रहे थे कि बाहर जाकर पूल एरिया की साइड में जाकर हम कुछ खेलें ताकि थोड़ा टाइम पास हो। और अभी तक डैड भी नहीं आए हैं, तो हमें यही लगा कि हमें बाहर जाकर खेलना चाहिए। इतने में आर्यन ने भी कहा, मामा कैसा आइडिया है, वैसे भी अब तो डैड ने हमें बाहर जाने की परमिशन भी दे दी है। अनिका ने उन तीनों की तरफ देखकर कहा, अच्छा आइडिया है, तुम पूल एरिया की साइड जा सकते हो, मगर हाँ, ज्यादा बदमाशी नहीं। और सबसे बड़ी बात, अलेक्जेंडर और आर्यन, तुम दोनों को रिया का ख्याल रखना होगा। तभी रिया ने अपनी कमर पर दोनों हाथ रखते हुए कहा, ओ मामा, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, और वैसे भी ये दोनों भाई मेरा ख्याल रखते ही हैं। उतने में अलेक्जेंडर ने कहा, मम्मा हम लोग रिया का ख्याल रखेंगे, मगर आप बताइए, आप अचानक कमरे में आ गई, आपको कुछ चाहिए था क्या? तभी अनिका ने तीनों बच्चों की तरफ देखकर कहा, वो एक्चुअली मुझे कुछ काम से बाहर जाना पड़ रहा है, मैं 2-3 घंटे में आ जाऊंगी। अगर इस दौरान रोहित घर पर आए तो तुम उसे बता देना कि मैं बाहर गई हूँ। हालांकि मैं रोहित को अभी मैसेज कर दूंगी और फोन अगर उसने उठा लिया तो मैं फोन पर उसे ही ये बात बता दूंगी। अनिका इतना कहकर शांत हो गई, मगर वो जानती थी कि उसने अभी अभी जो कुछ भी कहा था वो मामूली बात नहीं थी। उसको सुनने के बाद एक बड़ा हंगामा होने वाला था, और हुआ भी ऐसा ही। जब तीनों बच्चों ने ये सुना कि अनिका फिर से बाहर जाने वाली है और वो भी शाम के वक्त वो बाहर जाना चाहती थी, तो तीनों बच्चे हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। तीनों के एक्सप्रेशन देखकर अनिका समझ गई कि आज उसे पहले तीनों बच्चों को मनाना होगा, उसके बाद ही वो बाहर निकल पाएगी। मगर अनिका को यह भी डर था कि इस दौरान कहीं रोहित वापस ना आ जाए, इसलिए अनिका सब कुछ जल्दी जल्दी करना चाहती थी। अनिका ने तीनों बच्चों की तरफ देखकर कुछ कहना चाहा ही था कि इतने में रिया ने अनिका की तरफ देखकर कहा, व्हाट मामा, ये आप क्या कह रही हैं? आप शाम को बाहर जाना चाह रही हैं? बट व्हाई? और आपको इस वक्त क्या काम आ गया? डैड भी कमरे में नहीं है। उतने में अलेक्जेंडर ने भी कहा, हाँ मामा, ये आपके लिए ठीक नहीं है, आपकी तबीयत भी अभी ठीक नहीं रहती है, ऐसे में शाम को आपका अकेले जाना ठीक नहीं है। एक काम करते हैं, हम तीनों भी आपके साथ चलते हैं, फिर डैड जब आएंगे उनको हम बता देंगे, या फिर आप उनको कॉल करके अभी बता दीजिए कि हम चारों बाहर जा रहे हैं। अनिका ने जैसे ही ये सुना उसके होश उड़ गए।